स्वागत है आप लोगों का दोस्तों अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। और हम लोग स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रिंस। हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी इसमें कुछ कहानी मैंने पहले ही सुना रखी थी, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है पहला पार्ट चैप्टर 5 का तो प्लीज़ जाएं और इससे पहले वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको देख ले, ठीक है, ताकि आगे की कहानी आपको समझ में आए। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों की बंगाल विजय। अब अंग्रेजों की जो बंगाल विजय हुई वो कैसे हुई और उन्होंने कैसे एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो है उनका मतलब मजबूत होना शुरू हो गया भारत के अंदर। ठीक है, किनका? अंग्रेजों का। ठीक, क्योंकि प्लासी की युद्ध में हराया और बंगाल जैसा प्रोविंस उनके हाथ लग गया। खैर, ब्रिटिश विजय से पहले जो है बंगाल मुगल शासन के अंदर एक सूबा था। बंगाल के नवाब इस पर रूल करते थे। बंगाल के नवाब बंगाल, उड़ीसा, बिहार के शासक थे। 18वीं सदी में बंगाल से यूरोप को लगातार रॉ मटेरियल्स जैसे सोरा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े, ये सब सामान एक्सपोर्ट हुआ करते थे। अब 18वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन एशिया से जो भी इम्पोर्ट करता था उसका 60% तो सिर्फ बंगाल से ही उसको जाता था। ठीक है, अब इतना कैपेबल था बंगाल, इसको देख के जो है अंग्रेजों का इंटरेस्ट इसी इलाके में बढ़ने लगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप भारत का ये नक्शा है जिसमें बंगाल, ये पूरा का पूरा ये बंगाल है। ठीक है, इसको लोअर बंगाल कहते हैं, लेकिन ये प्रोविंस जो है उड़ीसा और बिहार ये सब भी जो है किसमें था, ये अवध इसको कहते हैं, अवध है ये। और ये वाला प्रोविंस जो था ये पहले बिहार था और इस साइड जो है उड़ीसा, ये भी बंगाल के अंदर था। ठीक है, तो ये आप बैटल ऑफ प्लासी का एक पिक्चर देख सकते हैं, पोर्ट्रेट, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर को देख सकते हैं आप। ठीक है, मीर जाफर वही है जिसने बंगाल के नवाब यानी सिराजुद्दौला को धोखा दिया। और मीर जाफर के नाम पे ऐसे बिहार के किसी भाग में या कहीं कहीं जो है आम का भी नाम रखा हुआ है मीर जाफर। आम एक जो है ना, आम होता है जो मतलब बड़ा मतलब पक भी जाता है ना तो खट्टा ही रहता है, पता नहीं क्यों उसका नाम मीर जाफर रखा गया। ठीक है, खैर ये ट्रेड का आप देख सकते हैं कि कैसे ये हुगली से ट्रेड होता था और फिर बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस तरह और ये पहुंचता था यूरोप। ठीक है, समझ गए। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट उस समय शासक हुए। कहाँ के? बंगाल के नवाब हुए। ठीक है, तो 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां, ये है मुर्शिद कुली खां, बंगाल का दीवान बना और अपनी मौत तक यानी कि 1727 तक ये बंगाल का जो है नवाब दीवान बना रहा। ठीक है, इसने बंगाल की बागडोर संभाले रखी। उसके बाद इसका दामाद था शुजाउद्दीन। ठीक, ये है शुजाउद्दीन, इसने जो है फिर बागडोर संभाला। ठीक, और बंगाल पर जो है लगभग 14 साल तक शासन किया। फिर थोड़े टाइम के लिए जो है शासन मुर्शिद कुली खां यानी इसका जो है एक नालायक बेटा था, दामाद की जगह बेटा आ गया। ठीक, जब 14 साल बाद वो मर जाता है, ठीक है, शुजाउद्दीन, तो फिर उसका बेटा शाहरुख खान नाम रहता है, वो आ जाता है। ठीक, लेकिन वो नालायक रहता है, पता रहता है। तो ऐसे में अलीवर्दी खां, ये जो बीच में आप देख रहे हैं फोटो, अलीवर्दी खां जो है उसको हटाता है सत्ता से और खुद जो है सत्ता पे काबिज हो जाता है। 1756 तक जो है इस पे रूल करता है। ठीक, लेकिन इसको कोई बेटा नहीं होता, 3 बेटी होती है। ठीक है, अब ये तीनों शासक जो है बहुत ही कैपेबल और स्ट्रांग थे उस समय। इनके रूल में बंगाल जो है बहुत ज़्यादा धनी और मतलब भरा जरा हो गया था, प्रोस्पेरस कहते हैं जिसको इंग्लिश में। ठीक, बंगाल की प्रोस्पेरिटी के और भी कई रीजन थे। एक तरफ जहां बाकी भारत जो है बॉर्डर्स वॉर यानी एक दूसरे से अपने बॉर्डर के लिए लड़ रहा था, मराठा एक दूसरे मतलब दूसरे इस पे अटैक कर रहे थे, निजाम इन सब पे। ठीक है, और जाट विद्रोह चल रहा था उधर पश्चिम में। ठीक, तो उससे भी जो है नॉर्थ इंडिया परेशान था। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था, नादिर शाह ने आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। तो इन सब के आक्रमण से जो है बर्बाद हो चुका था नॉर्थ इंडिया और दूसरे मतलब भाग में जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी। लेकिन बंगाल की हालत ओवरऑल शांति बनी रही और हालत अच्छी रही। ठीक है,
अब बंगाल में फॉरेन ट्रेड होता था, ठीक है, तो मतलब बंगाल से एक्सपोर्ट होता था। तो इस दौर में बंगाल जो है फॉरेन ट्रेड ने भी बहुत प्रोग्रेस किया। 18वीं सदी के पहले हिस्से में, जब मतलब 1706 से अगर 1756 की बात करें हम लोग, तो बंगाल ने अपने एक्सपोर्ट से लगभग 6.6 करोड़ का जो है सिर्फ चांदी कमाया था, और 2.3 करोड़ का मतलब बिजनेस हुआ था टोटल, अगर हम बात करें पैसों में, ठीक, रुपए में, बंगाल ने उस समय किया था, ठीक है। तो आप समझ सके आज के हिसाब से कितना मतलब कितना ज़्यादा बिजनेस किया होगा। ये बात कर रहे हैं हम लोग 1706 से 1756 की। खैर, और इसका जो है प्रोमिनेंट शहर था ये, ठीक, ये कलकत्ता आप देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद है, उसमें दरबार लगा हुआ है, और ये जो है ढाका का एक चित्र है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ठीक है, ये ढाका है, ये आपका कलकत्ता है, और यहाँ पे जो है मुर्शिदाबाद है, ठीक है। और ये एरिया है थोड़ा त्रिपुरा भी आप देख सकते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो कुछ भाग था वो भी बंगाल के अंदर आता था, प्लस बिहार और उड़ीसा दोनों। तो कलकत्ता की पॉपुलेशन 1706 में जो थी वो 15,000 ही थी, लेकिन 1750 आते आते ये बढ़ के 1 लाख पहुंच गई। ढाका, मुर्शिदाबाद ये भी बहुत घनी आबादी वाला शहर बन गया, लेकिन इस चमकती हुई प्रॉस्पेरिटी के पीछे हालत बहुत ही निराशाजनक और नाजुक थी। ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉस्पेरिटी कच्ची ईंटों की दीवार की तरह है, जो तूफान के एक छोटे से झोंके से भी गिर जाएगी, ठीक है। तो अंग्रेजी कंपनी को स्पेशल राइट्स मिल गया था। कहाँ से मिला था भाई? तो मुगल शासकों से मिल गया था। बंगाल प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत नाराज था, यानी वहाँ के शासक अब नाराज थे। क्यों? क्योंकि स्पेशल अब उनके पास राइट्स है तो वो नहीं देंगे। अब वो ट्रेड कर रहे हैं तो अब वो टैक्स नहीं देंगे। टैक्स नहीं देंगे तो प्रोविंस, जो बंगाल प्रोविंस है, उसके खजाने को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए अंग्रेजी ट्रेडिंग इंटरेस्ट और बंगाल की जो सरकार थी उसके बीच क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट हो गया। एक पॉइंट बन गया कि टैक्स नहीं दोगे साले, बताओ, ऐसा कुछ मतलब टेंशन हो गया, ठीक है। खैर, तो 1757 और 1756 के बीच जो है पावर धीरे धीरे बंगाल के नवाबों से किसके हाथ में चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया, जाने लगा। अब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को 2 डिसिसिव वॉर में मतलब हरा दिया था। मतलब जब कूटनीति वॉर हुई थी, जैसे स्पेशल राइट्स भी ले लिया, फिर अपना किलाबंदी वगैरह करने लगे, ये सब चीज़ करने लगे, तो समझिए एक तरह से अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को मतलब कूटनीति तरीके से हराना स्टार्ट कर दिया था। खैर, अब बात करते हैं हम लोग सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला आखिरी नवाब कहेंगे जो कि अंग्रेजों के अंडर नहीं था, ठीक है। तो 1740 में सरफराज खां जो था, मतलब मुर्शिद कुली खां का बेटा, उसको हटा के अलीवर्दी खां जो है वो नवाब बने। वो एक कैपेबल रूलर थे, ठीक है, लेकिन उसका पूरा रूल जो है मराठा से लड़ाइयाँ करने में ही चला गया, गुजर गया। 1756 में उसकी मौत हो गई भाई। अब उत्तराधिकार का जो है संकट आ पड़ा बंगाल के ऊपर। तो उसके पास तो बेटा था नहीं, तो अब 3 बेटियां थी, ठीक है। तो तीनों बेटी के परिवार में अब झगड़ा होने लगा कि अब नहीं, मेरा बेटा बनेगा भाई, मेरा बेटा अब जो है शासन करेगा। तो काफी झगड़ा और कॉन्स्पायरेसीज हुई वहां पे। आखिर में जो है सिराजुद्दौला यानी कि छोटी बेटी का बेटा था, ठीक, सिराजुद्दौला, ये है सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये वहाँ का नवाब बना, खूब उठापटक करने के बाद भी। तो अब नवाब तो बन गया, लेकिन अब इसके दुश्मन भी खड़े हो गए। सिराज को अपनी बड़ी चाची, जो कि खाला भी थी, ठीक है, घसीटी बेगम उनका नाम था, तो अपने कजिन था शौकत, ठीक, शौकत जंग, और नवाब के दरबार के और भी जो पावरफुल लोग थे, जैसे जगत सेठ, ओमी चंद और मीर जाफर, ये सब तो मतलब समझिए कि सब लोग जो है अब नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और दुश्मनी का एकदम मतलब उतर आए थे कि अब किसी तरह इसको हटाओ, ठीक है। और ऊपर से कंपनी की एरोगेंस भी बहुत बढ़ गई थी। अब इन सब चीज़ों को नवाब संभाले तो संभाले गए थे कैसे थे, ठीक ना। तो 1757 से 1756 तक बंगाल का इतिहास जो है वो नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के धीरे धीरे ट्रांसफर का इतिहास है। इस छोटे से 8 साल के पीरियड में बंगाल में 3 नवाबों यानी सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम ने रूल किया, ठीक है। अब सिराज के जो इनेमीज हैं उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला 1756 में अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। वह इतना मैच्योर था ही नहीं, वो सत्ते की उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए, ठीक है।
तो वो नहीं कर पाया, जिसके सॉल्यूशन के लिए उसे नवाब बनाया गया था। सिराज के उत्तराधिकार का विरोध उसकी चाची घसीटी बेगम, पूर्णिया के सूबेदार, ठीक है, उसका कजिन जो था शौकत जंग, इन दोनों ने किया। ठीक है, नवाब के दरबार में जगत सेठ, ओमीचंद, राज बल्लभ राय, दुर्लभ राय, मीर जाफर और कुछ और लोग जो थे वो पावरफुल ग्रुप, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और सिराज के खिलाफ जो है उत्तराधिकार के खिलाफ विरोध किया। ठीक, मई 1756 में सिराज ने पूर्णिया के बागी नवाब को दबाने के लिए, यानी शौकत जंग को दबाने के लिए पूर्णिया की तरफ मार्च किया। लेकिन जब उसे कलकत्ता में अंग्रेजों के एरोगेंट और ड्यूड बिहेवियर का पता चला तो वो राजमहल से ही वापस लौट आया। मतलब कुछ तो कर रहा था लेकिन पता चला इन सब चीज़ों का, तो राजमहल से ही वापस आ गया। राजमहल जो है बीच में पड़ता है, ठीक है, मतलब कलकत्ता और आप पूर्णिया की तरफ जाएंगे तो बीच में एक जगह पड़ता है राजमहल। ठीक है, ये झारखंड में शायद, इसको देखेंगे आप लोग मैप में या सर्च करके देखेंगे। ठीक, तो वहां से ही वापस आ गया। ठीक, अब बेसिकली हुआ क्या, उसने कलकत्ता पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया जो कि अंग्रेजों के अंदर। फिर उसने पूर्णिया के खिलाफ, जो पूर्णिया का जो शासक था उसके खिलाफ इफेक्टिवली मिलिट्री कैंपेन किया। शौकत जंग हार गया और अक्टूबर 1756 में मनिहारी की लड़ाई में मारा गया। सिराज की किस्मत का सितारा अब अपने पीक पर था। इसी टाइम उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी पर उसकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव करने वाला शाही फरमान यानी मुगल फरमान मिल गया। अंग्रेजों के साथ अब शत्रुता का कारण क्या था, अब देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच दुश्मनी अब उफन पड़ी थी। ठीक है, इन सब चीज़ों से, क्योंकि अब जो है शाही फरमान मिल गया था किसको, सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच झगड़े और दूरी की असली वजह जो थी वो बंगाल में अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग करने की अंग्रेजों की कोशिश थी। अंग्रेजों ने सिराज की अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाने में, क्योंकि अब देख रहे हैं कि उसके दुश्मन भी अंदर में, तो अब फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, राज बल्लभ के बेटे को अपने किले में शरण दे दी। ठीक है, क्योंकि अब विद्रोही था और दस्तक का जो, तो वो मिसयूज कर ही रहे थे जो उसके पास आ गया था। ठीक है, अपने इलाके में वो बंगाल की सॉवरेनिटी के खिलाफ भारतीय गुड्स यानी जो सामान था उस पर हेवी टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, और टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। सिराज ने अंग्रेजों से इन सब बातों पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अब क्या होना था। ठीक है, सिराज ने बोला कि भाई ये सब चीजें जो कर रहे हो ये ठीक नहीं। ठीक, बेसिकली ये चीजें थी। ठीक है, कलकत्ता का ये पूरा जो है अब ये सिराज के अंदर था और यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह हो रहा था तो उस पे अंग्रेज जो है अपना मनमाना काम कर रहे थे। ठीक है, सिराज ने अंग्रेजों से इन सब बातों पे नाराजगी बताई, लेकिन अंग्रेज जो है साउथ इंडिया में फ्रेंच के खिलाफ जो अपनी जीत उन्होंने दर्ज की थी उससे बहुत उत्साहित थे। तो सिराज के इन ऑर्डर्स को वो माने नहीं। ठीक है, कुछ भी मतलब वैल्यू ही नहीं दिया। तो सिराज ने अंग्रेजों के खिलाफ वॉर छेड़ दी, पहले कासिम बाजार और फिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम आप आगे सुनेंगे, काफी फेमस कलकत्ता में। अंग्रेजों ने फुलता आइलैंड पर जाके शरण ली। अब हमला कर दिया, अब फोर्ट विलियम भी आ गया, तो जितने भी अंग्रेज थे वो भाग गए। कहाँ भाग गए, फुलटा आइलैंड है, ठीक है, उसी पर चलेंगे। ठीक, अब इसी किले के एक कमरे में, ठीक है, अब जो किला था, ठीक है, फोर्ट विलियम का, उसी किले के एक कमरे में अंग्रेजों को जो बचे हुए पकड़े गए अंग्रेज उसको अंदर में क्या किया गया, बंधक बना के बंद कर दिया गया, जिससे बहुत से अंग्रेज मर गए। इसी को ब्लैक होल मतलब त्रासदी कहते हैं। तो ब्लैक होल से जिंदा बचे अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने छोड़ दिया, लेकिन को कितना ही बचा था, शायद 1 या 2 या 3 लोग बचे थे। सिराजुद्दौला के अंग्रेजों से नाराज रहने के एक रीजन ये भी था कि जस्टिस से बचकर भागे राज बल्लभ के बेटे कृष्णदास को अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी। ठीक है, तो ये भी एक नाराजगी की वजह थी। ठीक, तो पूरा नाराज चल रहा था सिराजुद्दौला, जो पूरा अंग्रेजों पे नाराज चल रहा था इन सब बातों से। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, अब आगे जो है सिराजुद्दौला का एक्शन हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कलकत्ता से भागकर जो फुलटा आइलैंड पे पहुंचे थे, तो बंगाल से अंग्रेजों के निकलने की खबर जो है मद्रास पहुंच गई थी।
अब वहां से एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव को उनके लीडरशिप में अंग्रेजी सेना जो है कंपनी की तरफ से आ गई। ठीक है, बंगाल में जो अंग्रेज थे उनको हेल्प करने के लिए। अंग्रेजों ने जनवरी 1757 में फिर से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। अब मार्च 1757 में चंदन नगर जो था उस पर अटैक कर उसको भी कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, सिराजुद्दौला कम उम्र के होने की वजह से इन हालातों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, डील नहीं कर पाए। ठीक है, तो उनसे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अलीगढ़ की संधि कर ली। ठीक, अलीगढ़ की संधि हुई। अब अलीगढ़ की संधि जो हुई उसमें क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने संधि को नहीं माना। ठीक है, ठीक, क्यों नहीं माना? क्योंकि 12 जून को कॉन्स्पायरेसी करके दरबारियों से मिलकर क्लाइव के लीडरशिप में एक सेना भेजी। सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेजों को रास्ता रोकने के लिए सेना जमा की, लेकिन उसके सेनापति अंग्रेजों से जा मिले। ठीक है, सेनापति कौन था? वही मीर जाफर और कुछ लोग थे। ठीक, अब 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई शुरू हुई। ठीक है, इस तरह सिराजुद्दौला के रूल में कुछ स्पेसिफिक रीजन ने अंग्रेजों और उसके बीच रिलेशन को टेंस कर दिया, जो ये थे। नवाब की परमिशन के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई। इससे जो है नाराज हो गया। ठीक है, नवाब कंपनी को दिए गए ट्रेड राइट्स का उसके अफसरों ने पर्सनल ट्रेड के लिए मिसयूज किया। कंपनी ने कलकत्ता में राजवल्लभ के बेटे कृष्णदास को शरण दी और वो नवाब की मर्जी के खिलाफ बहुत सारा सरकारी पैसा लेकर भागा था। ठीक है, तो इन रीजन से नवाब सिराजुद्दौला जो है कंपनी से नाराज था। कंपनी इस बात को लेकर सिराजुद्दौला के बारे में वरीड हो गई थी, क्योंकि कंपनी के अफसरों को डाउट था कि सिराज बंगाल में फ्रेंच के साथ अलायंस करके कंपनी के राइट्स में कमी कर देगा। अंग्रेजों के कलकत्ता फोर्ट पर सिराज ने जो अटैक किया, अब उससे ओपन कन्फ्लिक्ट हो गया अंग्रेजों और सिराज के बीच। अब बात करते हैं अलीनगर के संधि की। ये क्या थे, इसका क्या इंपॉर्टेंस था? ये संधि प्लासी की लड़ाई से पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फरवरी 1757 में हुआ। देखिए, जून में जो है लड़ाई हुई है प्लासी का और फरवरी में जो है इस तरह की संधि हुई। अब इसमें अंग्रेजों को क्लाइव और वाटसन ने रिप्रेजेंट किया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लेने के बाद ये संधि हुई थी। इस संधि के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये अग्रीमेंट हुआ कि ईस्ट इंडिया, बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है, कि क्या हुआ। ठीक है, अलीगढ़ संधि में क्या हुआ, क्योंकि मेंस में पूछ सकता है, आपको मेंस में लिखना हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अकॉर्डिंग ट्रेड की फैसिलिटी फिर से दे दी गई। कलकत्ता पर कब्जा करने में अंग्रेजों को जो नुकसान हुआ था उसका कंपनसेशन भी नवाब को देना पड़ा। दोनों पार्टीज ने फ्यूचर में पीस बनाए रखने का प्रॉमिस किया। अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने का भी राइट्स मिल गया। अलीनगर की संधि के तुरंत बाद ही क्लाइव ने चंदन नगर पर अटैक किया। ठीक है, चंदन नगर पे, और ये है चंदन नगर। मैप में आप देखेंगे तो कलकत्ता यहाँ पे है, चंदन नगर यहाँ पे है, बीच में आप बैरकपुर देख सकते हैं जहाँ मंगल पांडे ने क्या किया था। ये है बैरकपुर कलकत्ता और ये चंदन नगर। ठीक है, पश्चिम में जाएंगे कलकत्ता के तो आपको मिल जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो बैरकपुर में जो है पहले जो है मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अलीनगर के संधि के तुरंत बाद क्या हुआ, चंदन नगर पे अटैक कर दिया। किसने? क्लाइव ने कर दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। इस संधि की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ वॉर के लिए इमीडिएट रीजन के तौर पर अलीनगर की संधि के वायलेशन को भी इशू बनाया। उसने इल्जाम लगाया कि अलीनगर की जो संधि हुई है उसका वायलेशन किया है। ठीक है, नवाब ने। ठीक, तो इस तरह जो है प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में फिर क्या हुआ? प्लासी के युद्ध में बेसिकली हुआ क्या कि इनके जो सेनापति थे मीर जाफर और कुछ लोग जो इसके खिलाफ थे, उन लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और सिराज जो है वो जीत जाता, क्योंकि 3000 सेना थी। ठीक है, ट्रूप्स के साथ, बंदूकों के साथ। किसकी? अंग्रेजों की। 50,000 की सेना थी नवाब की। ठीक है, तो ये लोग जीत रहे थे, बेसिकली प्लासी का युद्ध जीत रहे थे। प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध था जो लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, कहा जाता है। अब ये जीत रहे थे आराम से, तो जीतने वाले थे, तो सिराज को फिर उनके लोगों ने कहा कि ऐसा है कि आप चले जाइए महल की ओर, 3000 सेना हम देख लेंगे, 50,000 सेना से कहाँ से जीतेगी।
ठीक है, तो ये महल की ओर चले हैं। थोड़ी देर के बाद खबर आता है कि भाई हम तो हार गए, और इस तरफ फिर जो है सिराजुद्दौला वो अपना समझ जाते हैं बात को कि कॉन्स्पिरेसी हो गई है, और फिर वो कलकत्ता छोड़ के, मुर्शिदाबाद छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं बिहार की ओर। ठीक, उसके बाद फिर उनको ढूंढ के फिर मार दिया जाता है। ये सब कहानी है, आगे हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी ब्रिटिश विजय की शुरुआत की दौर की, जिसमें हमने देखा कि कैसे संयोग और अंग्रेजों के इरादों ने मिलकर हिंदुस्तान पर उनके राज की नींव रखी। आगे की कहानी में हम लोग देखेंगे कि प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ और कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।